गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आप लोग लॉकडाउन का काफी फायदा उठाए हैं, तो आइए अब हम लोग चलते हैं जनन स्वास्थ्य। ये आपका अगला चैप्टर है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए एकदम बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 2 मिनट में परिभाषा समझ में आएगा। जनन, तो जनन तो आप लोग समझ चुके हैं, नए जीवों की उत्पत्ति करने के लिए जीवों के द्वारा जो क्रिया किए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, जनन। और आप फिर आगे हैं स्वास्थ्य, यानी जनन क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न अंग एवं अंग तंत्रों का स्वस्थ रहना ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि जनन स्वास्थ्य किसको कहेंगे, कि जनन क्रिया में भाग लेने वाले संपूर्ण अंग एवं अंग तंत्रों का स्वस्थ रहना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। आ रहा है समझ में? यानी चाहे वो नर हो या मादा हो, दोनों के शरीर के अंदर जो जनन अंग होते हैं, इन जनन अंगों का स्वस्थ रहना ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जब जनन अंग स्वस्थ रहेगा, जो जनन क्रिया सही एवं सुचारू रूप से हो सकता है, अन्यथा जनन क्रिया सुचारू रूप से नहीं होगा। जब जनन क्रिया सुचारू रूप से होगा तो जनसंख्या में, पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा। आगे हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। कि जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी भी जीवों के जाति, चाहे जो भी जीव हो, किसी भी जीवों के जाति के संख्या में वृद्धि होना ही जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। समझ में? जनसंख्या वृद्धि किसको कहेंगे? किसी भी जाति के जीवों के संख्या में वृद्धि होना ही पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। बन जाएगा। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि जब होता है तो उसका भी कुछ कारण होगा कि जनसंख्या वृद्धि अचानक क्यों हो रहा है। इतने अधिक जो जनसंख्या वृद्धि हो रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? शायद मेरे ख्याल से ये सब आप लोगों को उतना आप स्वतः जानते होंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या कारण, लेकिन मैं थोड़ा इसको एक हल्का इशारा कर देते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होता है, इसका निम्नलिखित कारण होता है। पहला पॉइंट क्या होता है कि निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि कम उम्र में विवाह। अगला पॉइंट होगा आया समझ में? शिक्षा का अभाव। क्या होगा? शिक्षा का अभाव। अगला पॉइंट फिर बनेगा वातावरण का प्रभाव। कम उम्र में विवाह, शिक्षा का अभाव, वातावरण का प्रभाव, बेरोजगारी। और 5 समझ आ रहा है? कम उम्र में विवाह, शिक्षा का अभाव, वातावरण का प्रभाव, बेरोजगारी
और ऊंची खान पान का प्रभाव। बच्चों सही से दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं कि मतलब आप दिखाई नहीं दे, सही से दिखाई दे रहा है सही से। अब देखिए कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ कर रहा है, जनसंख्या जो वृद्धि हो रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि का बहुमूल कारण होता है कम उम्र में विवाह। कि कम उम्र में विवाह होने से विभिन्न प्रकार के रोग तो होता ही है, साथ ही साथ कम उम्र में अधिक से अधिक बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए कम उम्र में विवाह जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ी कारण होता है। इसीलिए कम उम्र में विवाह संपन्न नहीं होनी चाहिए। सरकार के द्वारा इसको रोकने के लिए एक अस्थायी उम्र निर्धारण किया। तो अस्थायी उम्र निर्धारण किया है, वो उम्र है लड़कियों का उम्र 18 वर्ष और लड़के का 21 वर्ष। यानी लड़कियों का उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष और लड़का का 21 वर्ष। इसके बाद ही विवाह होनी चाहिए, अन्यथा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का अभाव, यानी और शिक्षा के कारण, शिक्षा नहीं मिलने के कारण लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जनन क्रिया कब होनी चाहिए, जनन क्रिया का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं होता है और जनन क्रिया आरंभ कर देते हैं, तो उम्र में विवाह हो जाता है और जनसंख्या वृद्धि लगातार होते रहते हैं। फिर है वातावरण, यानी वातावरण का प्रभाव भी इसके ऊपर काफी अधिक पड़ता है। कि जनसंख्या जो अधिक बढ़ रहा है, इसका प्रभाव, वातावरण का प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, कि जहां का जैसा माहौल होगा उसी हिसाब से बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण भी जनसंख्या काफी बढ़ रहे हैं। दूसरा है बेरोजगारी। भारतवर्ष में इतनी बेरोजगारी है जिसके कारण कम उम्र में विवाह होने के कारण पति और पत्नी एक ही स्थान पर लंबे समय तक रह जाते हैं, जिसके कारण जनन क्रिया होता है और कम समय में बच्चे होना आरंभ कर देते हैं और अधिक से अधिक बच्चे को जन्म देता है। दूसरा है बेरोजगारी। रोजगार नहीं होने के कारण लोग घरों में रहते हैं और जब घर में रहेगा तो जनन क्रिया होगा, जनन क्रिया होगा तो अधिक से अधिक बच्चे होंगे। दूसरा है ऊंची खान पान, यानी भोजन का प्रभाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता है, लोगों के ऊपर पड़ता है। जैसा खान पान होगा उसके शरीर में उसी हिसाब से हार्मोन का डिस्चार्ज होगा। जब हार्मोन का डिस्चार्ज होगा तो जनन क्रिया निश्चित समय पर होगा, अधिक होगा। जब जनन क्रिया होगा, कम उम्र में जनन क्रिया करने की क्षमता आ जाएंगे तो जनन क्रिया करेगा और जनसंख्या में वृद्धि होगा। यानी जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? कम उम्र में विवाह, शिक्षा का अभाव, वातावरण का प्रभाव, बेरोजगारी और ऊंची खान पान। समझ में आ गया बच्चों? अब हम देखें कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। कि आपने देख लिया कि जनसंख्या वृद्धि जो है हो रहा है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। अब इसको ग्रोथ को रोका जाए, जनसंख्या वृद्धि कि कैसे रोका जाए जिससे कि जनसंख्या वृद्धि कम हो। जनसंख्या वृद्धि कम हो, कंट्रोल हो। क्योंकि कंट्रोल अगर नहीं होता है तो एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या जो है काफी अधिक हो जाएंगे। तो क्या है कि जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, तो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। अब क्या है कि जनसंख्या को कंट्रोल होनी चाहिए, जनसंख्या वृद्धि रोका जाए। जनसंख्या आप देखिए कि जनसंख्या वृद्धि हो रहा था, अब क्या है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या वृद्धि रोकने के
उपाय कि जनसंख्या वृद्धि जो पॉपुलेशन हो रहा है, इस पॉपुलेशन को हम कैसे रोकेंगे। अगर जनसंख्या वृद्धि नहीं रोका जाता है तो आने वाला समय जो होगा अत्यधिक विनाशकारी समय होगा। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना अति आवश्यक है। तो जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए जिससे कि जनसंख्या को रोका जा सके। अन्यथा जनसंख्या को रोका अगर नहीं जाता है तो आने वाले समय जो होगा काफी विकराल होगा, लोगों को काफी प्रभावित करेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जनसंख्या वृद्धि रोकने का उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि रोकने का पहला उपाय है हार्मोनल। अब देखिए दूसरा उपाय, फिर आप तीसरा उपाय यांत्रिक। अब देखिए कि यहाँ जो है जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। अब आपका क्वेश्चन बनेगा, जो 12th का VVI क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन कंट्रोल का कौन कौन से उपाय, जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय को लिखे। तो जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के निम्नलिखित उपाय होते हैं। पहला हार्मोनल, पहला क्या होगा हार्मोनल, और हार्मोनल के अंतर्गत ही आता है प्राकृतिक विधि। दूसरा है रासायनिक विधि, क्या है रासायनिक विधि। और तीसरा है यांत्रिक विधि, और फिर अगला है सर्जिकल ऑपरेशन विधि। आ रहा समझ में। अब देखिए कि हम लोग पढ़ते हैं कि हार्मोनल विधि क्या है, कि जीवों के शरीर में, नर और मादा के शरीर में हार्मोन डिस्चार्ज होने के कारण ही जनन क्रिया की क्षमता होता है। तो शरीर में हार्मोन डिस्चार्ज होता है, आपने पढ़े हैं कि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसके कारण ओवम परिपक्व होते हैं, अंडाणु परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं और जनन क्रिया के लिए बाहर निकलते हैं। तो और फिर नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब क्या होगा कि जब निर्माण होगा तो जनन क्रिया होगा तो निश्चित तौर पर फर्टिलाइजेशन एक सफल फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करता है कि कुछ ऐसी दवाई बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिस दवाई का उपयोग करने के बाद शरीर में हार्मोन का निर्माण कंट्रोल हो जाएगा। हार्मोन का जो निर्माण हो रहा है उसमें कमी आ जाएगा। जब हार्मोन के निर्माण में कमी आ जाएगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। मादाओं के अंदर जो ओवम होते हैं, ओवम परिपक्व नहीं होगा और निषेचन होने के लिए नहीं निकलेंगे। जब नहीं निकलेंगे तो निषेचन क्रिया, सफल निषेचन क्रिया नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं हार्मोनल विधि। हमारा हार्मोनल विधि कि भारत सरकार के द्वारा नर और मादाओं के शरीर में हार्मोन को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाई का निर्माण किया गया, जिसका उपयोग करने के बाद नर या मादा के शरीर में शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण की क्षमता घट जाते हैं। मादा के शरीर में जो ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं, वो परिपक्व नहीं हो पाता है और
इसी के अंतर्गत आता है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब हुआ कि शुक्राणु को मादा के भेजना तक नहीं पहुंचने देना, भेजना से बाहर ही छोड़ देना ही प्राकृतिक विधि कहलाता है। मतलब आपको क्वेश्चन है प्राकृतिक विधि क्या है? वैसी विधि जिसके द्वारा शुक्राणु मादा के फैलोपियन नलिका तक न पहुंचकर जनन क्रिया के समय शरीर के बाहर ही छोड़ देना ही प्राकृतिक विधि के कहलाता है। दूसरा है रासायनिक विधि। दूसरा क्या है कि रासायनिक विधि विभिन्न प्रकार के, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किया गया है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया गया, तरल पदार्थ का निर्माण किया है, जिन तरल पदार्थों को जनन क्रिया के समय जनन अंगों में लगाने के बाद, उसके लेप करने के बाद अंडाणु या शुक्राणु जब बाहर निकलते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाता है और सफल फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होता है। यही है, इसको हम कहते हैं रासायनिक विधि। मतलब रासायन विभिन्न प्रकार के, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे तरल पदार्थ का निर्माण किया गया है, ऐसे केमिकल का निर्माण किया गया है जिसे जनन अंगों में लगाने के बाद, जनन क्रिया करने के समय लगाने के बाद शुक्राणु या अंडाणु जब निकलते हैं तो वे स्वतः मर जाते हैं और जनन क्रिया सफल नहीं हो पाता। दूसरा है अगला विधि यांत्रिक विधि, यानी भारत सरकार के द्वारा जनन क्रिया को रोकने के लिए, अंडाणु और शुक्राणु को रोकने के लिए, ताकि वो जनन क्रिया हो, जनन क्रिया तो बंद नहीं हो सकता है, जनन क्रिया हो, सेक्सुअल क्रिया हो, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु का संलयन नहीं हो, इसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया है, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक जैसे संरचना का निर्माण किया है, जो मादा के भेजाना के अंदर लगा देने के बाद या नर के सीसन में लगाने के बाद सेक्सुअल क्रिया जो क्या आता है उसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन नहीं होता है। जैसे मैं आप लोगों को लिखा था, जैसे डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी। अब देखिए, जैसे आपने देखे डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी, ये क्या है कि मादा ग्रीवा टोपी, ये मादा के भेजाना के अंदर जनन क्रिया करने के समय लगा दिए जाते हैं या जनन क्रिया के पूर्व उसमें फिक्स कर दिया जाता है। यानी ये देखते हैं ग्रीवा टोपी मतलब टोपी के आकार की एक संरचना होती है, जिस संरचना को मादा के भेजना के अंदर लगा देने के बाद अंडाणु जो है आंतरिक भागों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये इसको क्या कहेंगे? ग्रीवा टोपी। अब देखिए दूसरा है सर्जिकल यानी ऑपरेशन विधि, इसी को कहते हैं ऑपरेशन विधि। ऑपरेशन रूल, ऑपरेशन सर्जिकल रूल, ऑपरेशन विधि मतलब नर और मादाओं में जो जनन क्रिया हो रहा है, जनन क्रिया को कम करने के लिए भारत सरकार सर्जिकल विधि चलाया, ऑपरेशन विधि। अब इस ऑपरेशन विधि के द्वारा, अब ऑपरेशन विधि दो तरह से होते हैं, नर और मादा में अलग अलग होता है। अब नर और मादा में जो अलग अलग होता है, अब ये अलग अलग जो होते हैं, आप जैसे मादा में अगर हो रहा है तो ये जो फिगर पर आपने देखे थे, इस प्रकार से जो आप फिगर बनाए थे, अब क्या होता है कि मादा में जब ऑपरेशन होते हैं उस समय इसको काट दिया जाता है, फिलोपियन नलिका को काट करके और ऐसे करके बांध दिए जाते हैं। इसी विधि को हम क्या कहेंगे? ये मादा में हो रहा है, दोनों साइड को काटा जाता है, इस साइड भी काट दिया जाएगा। और ये बांध दिया, जब ये कट गया और बांध दिया गया
तो अब क्या होगा कि ओवम जब निकलेंगे यहां से, तो ये क्या होगा कि भेजाना तक नहीं पहुंच पाता है, वहां तक पहुंचेगा नहीं, और जब नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन क्रिया सफल नहीं हो सकता है। इसको हम कहेंगे ट्यूबैक्टोमी। क्या कहते हैं इसको? ट्यूबैक्टोमी। ट्यूबैक्टोमी क्या कहेंगे इसको हम? ट्यूबैक्टोमी। ट्यूबैक्टोमी अगर मादा में अगर ऑपरेशन विधि होता है, मादा के फिलिपिन नलिका को काटकर उल्टा के बांध दिए जाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं ट्यूबैक्टोमी। लेकिन अगर नर में हो, नर के जो शुक्राणु जिस मार्ग से बाहर निकलते हैं उसको काट के बांध दिया जाता है, इसको कहते हैं वासेक्टोमी। इसको क्या कहेंगे हम? वासेक्ट। क्या कहेंगे इसको हम? वासेक्टोमी। ये होगा नर में और ये होगा मादा में। आ समझ में? नर में हो रहा है तो वासेक्टोमी, और मादा में होगा तो ट्यूबैक्टोमी। तो ये याद करना, ट्यूब मतलब फिलिपिन ट्यूब ना, ट्यूबैक्टोमी मतलब फिलिपिन ट्यूब को काटा जाएगा तो ट्यूबैक्टोमी, और वासेक्टोमी ये नर में होगा। समझ में आ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला क्या है? प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि, यांत्रिक विधि और सर्जिकल विधि, ऑपरेशन विधि। इन विधियों के द्वारा भारत सरकार जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काफी अधिक परिश्रम किया कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए और जनसंख्या वृद्धि में कमी भी लाया गया। अब आप देखिएगा ये प्राकृतिक जो विधि होते हैं इसके अंतर्गत आपने देख लिया कि किस प्रकार क्या होता है कि शुक्राणु को मादा के भेजाना में नहीं छोड़कर शरीर के बाहर छोड़ जाते हैं। रासायनिक विधि आप समझ गए, यांत्रिक विधि। अब देखिए रासायनिक विधि में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लेप लगाए जाते हैं ना, विभिन्न प्रकार केमिकल होता है जो मादा के और नर के जनन अंगों में लगा दिया जाता है। तब इसके बाद अगर सेक्सुअल क्रिया होता है शुक्राणु अंडाणु का संलयन उसमें नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार क्या कहेंगे रासायनिक विधि। और यांत्रिक विधि में आप देखें कि जैसे डायाफ्राम, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा कुछ ऐसे प्लास्टिक नुमा यंत्र तैयार किया गया जिससे मादा के वैजाइना के अंदर सेट करने के बाद अंडाणु बाहर नहीं निकलेगा और शुक्राणु अंदर नहीं जा सकते। इस प्रकार से क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाता है। इसको हम कहते हैं डायाफ्राम विधि। ग्रीवा टोपी, ग्रीवा के अंदर टोपी जैसे संरचना अगर लगाया जाए इसको हम क्या कहेंगे? ग्रीवा टोपी। दूसरा आप देखिए सर्जिकल विधि यानी ऑपरेशन विधि। तो ऑपरेशन विधि नर और मादा दोनों में होता है। अब नर और मादा दोनों में होगा तो इसको क्या कहेंगे हम? ऑपरेशन विधि। अगर नर में होता है तो वासेक्टोमी, नर के फिलिपिन नलिका को काटकर बांध दिए जाते हैं, ये कहलाएगा कौन सी? वासेक्टोमी। और नर में होगा तो ये कहलाएगा ट्यूबैक्टोमी। मादा में हो रहा है तो ट्यूबैक्टोमी और नर में हो रहा है तो वासेक्टोमी। यानी इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को रोका जाता है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि कुछ ऐसे ऐसे दवाई का निर्माण किया गया है जैसे रोधक, मालाडी, ये सब दवाई है जिन दवाई का उपयोग जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या आता है। ये जो देखते हैं कि इसका खोज जो किया गया था मालाडी का, सर्वप्रथम नखलों में किया गया था और नखलों से ही संपूर्ण भारत में गया है, जिससे क्या है जनसंख्या वृद्धि को यानी हार्मोनल जो विधि होता है हार्मोन को डिस्चार्ज करने से रोका जाता है। जैसे रोधक, एक कैप्सूल रोधक ऐसे होते हैं जिसका उपयोग एक बार करने के बाद 1 वर्ष तक, 2 बार तक करने तक 2 वर्ष तक और 5 टैबलेट का उपयोग करने के कभी भी फर्टिलाइजेशन क्रिया सफल नहीं हो सकता, वो बच्चे नहीं दे सकते। इस प्रकार से कुछ दवाई का निर्माण किया गया है।
साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ नारे भी दिए गए थे। हम दो हमारे दो। क्या दिया गया था? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक। इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक बनाया गया कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, अन्यथा ये जो भारतवर्ष है काफी पीछे चले जाएंगे और ये शरीर जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। अगर जनसंख्या अगर बार बार बढ़ता जाए, एक आदमी 5-6 बच्चे 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य गिर जाता है। तो भारत सरकार क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए निम्नलिखित प्रकार के कार्य किए गए, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को आसानी से रोका जाए। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि जन्म क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न अंगों का स्वस्थ रहना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब देखिए, आप लोगों को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसे सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी देखें। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मनोबल गिरता है, पढ़ाने की इच्छा नहीं होता है। इसलिए जैसे अभी तक आप लोग काफी अच्छा सब्सक्राइब किए हैं, इससे मेरा मनोबल काफी बढ़ा है। मैं चाहूंगा इसी तरह आप जो है सब्सक्राइब करते जाएं, एक दूसरे के पास जो है शेयर करते जाएं ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर मेरे पास आए और मुझे अधिक से अधिक वीडियो बनाने पर विवश होना पड़े। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।